नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट पूजा अग्रवाल। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसपी पर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसको किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होगी, हम आंदोलन करते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं किसानों की क्या क्या मांगे। मैम, एमएसपी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो एमएसपी है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है तमाम फसलों पर। अभी अगर हम बात करें तो 22 फसलों पर पहले से ही किसानों को एमएसपी का रेट जो है वो तय किया गया है और वो मिल रहा है। वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है यानी एमएसपी जो है वो तय करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस। इनके द्वारा किसी भी फसल का जो प्राइस है वो तय किया जाता है, लेकिन उसके बाद उसे सरकार तक पहुंचाया जाता है और ये डिपेंड करता है कि सरकार उस प्राइस पर फिक्स करती है किसी भी फसल को या नहीं। एमएसपी को आप साधारण शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सिर्फ तरीका है किसानों को गारंटी देने का। अगर मान लीजिए किसी भी फसल की बम्पर पैदावार होती है तो वहाँ पर किसानों के लिए खतरा ये बढ़ जाता है कि फसल का जो दाम है वो कम कर दिया जाता है मंडियों में। ऐसे में अगर 22 फसलों की हम बात करें जिसमें धान, गेहूँ, मक्का, आपका ये मूंगफली या मूंग है, ये सारे अगर हैं, मान लीजिए कभी धान की बहुत ज्यादा पैदावार हुई और ऐसे में अगर मंडी में वो धान पहुंचता है तो जो मंडी के लोग हैं वो उसका सबसे कम प्राइस रखती है, उसे बेचने की यानी खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान किसानों का होगा। ऐसे भी सरकार से करती है, फसलों पर एमएसपी तय कर देती है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, ताकि किसानों का अगर बम्पर पैदावार हुई भी है तो भी जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए वो उन तक पहुँचे। मैम, खारिज किया है प्रस्ताव को, रीजन क्या है, वजह क्या है, किसानों ने क्यों खारिज किया है? देखिए, किसानों को आपको याद होगा 2020 में जब 3 कृषि कानून लाए गए थे और किसानों ने उन्हें काला कानून बताया था। उसके बाद काफी दिनों तक प्रदर्शन चला, काफी किसानों ने अपनी जान भी गंवाई और 2021 में आखिरकार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कृषि कानून को वापस लेते हैं, लेकिन तब भी सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो एमएसपी का था। एमएसपी पर कहा गया था कि कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन अब तक भी कमेटी का गठन नहीं हो पाया था। और जो केंद्र मंत्री है अनुराग ठाकुर, उन्होंने उस दौरान कहा था कि एमएसपी जो है इस पर कानून बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमएसपी पर सरकार जो है पहले से ही जो खरीदारी है वो करती रही है, आगे भी करती रहेगी, तो इस पर कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसानों को ये डर है कि अगर सरकार ये कानून लेकर आती है, 3 कृषि कानून, और उसे अगर रद्द भी कर दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में एमएसपी का जो पूरा सिस्टम है सरकार उसे ही खत्म कर दे। इसलिए कहीं ना कहीं किसानों को डर है कि एमएसपी का अगर सिस्टम खत्म हो जाएगा तो हाथ कर किसानों को कहाँ जाना पड़ेगा? मंडी में जाएंगे। अगर उनकी फसल मान लीजिए नहीं बिकती है तो अनाज खराब होने की बजाय जो दूसरा ऑप्शन किसानों के पास बचता है वो ये कि वो किसी भी दाम पर अपनी फसल को बेच दे, चाहे वो उन्हें नुकसान में मिले चाहे वो फायदे मिले, वो अपने जो फसल है उसे बेचने की कोशिश करते हैं। तो अब किसान विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो प्रस्ताव जिसका जिक्र आप कर रहे हैं 5 कानून को मान लिया गया है। हाँ। तो इस पर रीजन क्या है? आप क्यों कर रहे हैं आंदोलन? जब 5 कानून तो मान लिया गया है तो रीजन क्या है? देखिए, 5 प्रस्ताव नहीं, हम कह सकते हैं कि 13 प्रस्ताव है किसानों के। 13 प्रस्ताव रखे गए हैं सरकार के सामने। अब देखिए, किसानों का आरोप ये भी है कि जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, हम घंटों इंतजार करते हैं, वो 3 से 4 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, उन्हें ये मुद्दा ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर समझने की जरूरत यही कि जो 13 मांगे है उसमें प्रमुख मांग कौन सी है? सबसे पहली मांग ये है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, गारंटी दे सरकार की 23 फसल को लेकर एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान, उस पर तय करें एमएसपी करें। इसके अलावा दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग ये है कि जितने भी देश भर के किसान हैं जिन पर कर्ज है उस कर्ज को माफ किया जाए, ये दूसरी मांग है। लेकिन ये दोनों ही मांग ऐसी है, शायद मुझे लगता है कि 13 मांगों में से बाकी मांगे अगर मांग भी ली जाए सरकार की ओर से तो भी ये जो 2 प्रमुख मांग जिस पर किसान अड़े हुए हैं, यही सबसे बड़ी परेशानी सरकार के लिए बनी हुई है। एमएसपी कानून से देश में महंगाई बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। जैसे 25 से 30% प्रतिशत माफ कीजिएगा इजाफा होगा। और वो कैसे होगा? मान लीजिए किसी भी किसान ने कम लागत से या ज्यादा लागत से कोई सी भी फसल उगाई है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके चलते हैं, कई बार बीच में आपने देखा भी होगा महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई, टमाटर प्याज के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए, लहसुन के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए। तो ऐसे में क्या होता है, जब किसान के हाथ में अगर पावर दे दी जाए, जो किसान की मांग भी है कि हम जो फसल को उगाने के दौरान जो भी पैसा लगता है उसमें 50%
बढ़कर हमें वापस पैसा सरकार दे या फिर मंडियों में जब हम अनाज बेचने जाए तो 50% बढ़कर हमें मिले। अब ऐसे में नुकसान किसे होगा? नुकसान होगा मिडिल क्लास लोगों को, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं। अगर किसान अपनी फसल का प्राइस तय करेंगे तो मान लीजिए लागत है 10 रुपए की और उसे 100 रुपए में मार्केट में बेचा जाए, तो आप और हम जैसे मिडिल क्लास की जो लोग हैं वो नहीं खरीद पाएंगे। और जब नहीं खरीद पाएंगे तो वो एक तरफ तो जो पैसा है फसल में लगा वो भी फंसा। उसके बाद सरकार जो कानून की मांग की जा रही है उसके तहत अगर लागू कर दिया जाता है एमएसपी का कानून, तो सरकार भी बाध्य हो जाएगी, किसानों से मजबूरन खरीदना ही पड़ेगा सरकार को। जो एफसीआई है यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उनको खरीदना पड़ेगा। तो ये होता क्या है, प्रोसेस क्या है पूरा, किसान अपने फसल को उगाते हैं, उसे लेकर वो मंडी जाते हैं। मंडी जाने के बाद वहाँ पर किसान अपनी फसल को बेचने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ पर फसल बिक गई एमएसपी रेट पे तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं बिक पाती किसी भी कारण से तो किसान अपने उस अनाज को लेकर पहुँचते हैं एफसीआई के पास यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो किसानों से एमएसपी के रेट पे सारा अनाज खरीदते हैं। और आपने देखा होगा सरकार की ओर से जो लोगों को मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है, ये जो राशन लोगों को दिया जाता है वो एफसीआई के थ्रू ही दिया जाता है। ऐसे में किसान का भी फायदा हुआ, सरकार का भी फायदा हुआ, लोगों का भी फायदा हुआ। लेकिन कई बार क्या आरोप लगते हैं, जो किसान आरोप लगाते हैं, उनका कहना रहता है कि जो एफसीआई है यानी जो सरकार है, क्योंकि सरकार बाध्य नहीं है कि खरीदना ही होगा, सिर्फ सरकार का मन है, अगर रिक्वायरमेंट है तो वो खरीदेगा, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। ऐसे में मजबूरी क्या है, अब किसानों की जो फसल एफसीआई नहीं खरीद रहा है उन्हें मजबूरन मंडी में ही बेचना होगा। अब मंडी में जो मालिक बैठा हुआ है उसका मन है, अगर वो आपसे 100 रुपए किलो नहीं लेना चाहता है, वो कहेगा कि 50 रुपए किलो में लूंगा। अब किसान को डर है कि उन्होंने जो लागत लगाई है वो 50 रुपए किलो के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसकी मंडी में वो प्राइस उन्हें नहीं मिल रहा है। खराब होने से अच्छा जो भी मिले उससे उन्हें बेचना पड़ता है। अब इसमें फायदा किनका होता है? बिचौलियों का। जो बीच में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसानों से अनाज खरीद के वो सीधे पहुंचते हैं एफसीआई। और फिर क्योंकि बिचौलियों के साथ कई बार आरोप लगते हैं कि ब्रोकर कह सकते हैं हम, उनके साथ साठगांठ होती है, तो एफसीआई जो है वो एमएसपी रेट पर भी नहीं खरीदता। किसानों को जब एफसीआई नहीं खरीद रहा है किसानों से अनाज, तो जो ब्रोकर है वो उनसे कम दाम पे खरीद के ले जाके एफसीआई के पास सेम रेट पर या फिर ज्यादा रेट और या फिर कम रेट पर, जिस हिसाब से उनकी अपनी साठगांठ होती है या सेटिंग कह लीजिए आप, उस हिसाब से वो बेचने का काम करते हैं। तो अब सरकार से यही मांग है कि एमएसपी कानून लाया जाए जिसके तहत किसी तरह की कोई धांधलेबाजी ना हो। सरकार बाध्य हो कि हर हाल में किसान की जो फसल है अगर उन्होंने उगाई है तो वो खरीदना पड़ेगा। और जो आपका सवाल था महंगाई वाला, तो देखिए महंगाई बिल्कुल बढ़ेगी अगर एमएसपी कानून लागू होता है, क्योंकि अगर सरकार 50% बढ़ाकर की जो मांग किसान कर रहे हैं अगर उस पर फिक्स करती है उस प्रस्ताव को, तो इसका मार जो है वो मिडिल क्लास लोगों को झेलनी पड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान है वो देश को होगा, राजस्व का सबसे बड़ा नुकसान होगा। क्या किसानों की सभी मांगों को पूरा किया जा सकता है या नहीं? इतनी मांगे देखिए बहुत कम मांगे ऐसी हैं किसानों की जो पूरी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जिस जिद पर अड़े हैं, जो 13 प्रस्ताव लाए गए हैं उसमें से अगर मान लीजिए 5 प्रस्ताव भी ऐसे हैं जो किसान अगर प्रमुखता से रखें, तो वो 5 मांगे ऐसी होनी चाहिए जो सरकार मान सके, जो शायद सबके लिए पॉसिबल हो और सबके लिए अच्छा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो दो मांग प्रमुख हैं उनमें सबसे पहले एमएसपी कानून है और दूसरा कर्ज माफी की जाए। इसमें से जो मांगे मान सकती है सरकार वो कौन सी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए लखीमपुर खीरी जब हिंसा हुई थी उसमें जिन किसानों की हत्या उनके आरोपी जो हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा हो, ये किसान की जो मांग हो वो मानी जा सकती है। इसके अलावा जो किसान आंदोलन चला था या फिर लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए और एक सदस्य को नौकरी दी जाए, ये भी मांग सरकार मान सकती है क्योंकि सरकार के अंदर में है, वो कर सकते हैं। लेकिन एमएसपी पर जो पेच फंसा हुआ है और जो प्रस्ताव 5 साल का जो तय किया गया, जैसा आपने बताया कि 5 साल के लिए 2 कंपनियां सरकार की ऐसी हैं जो 5 साल के लिए एमएसपी रेट पर ही किसानों से उनकी फसल को खरीदेगा, लेकिन वो सिर्फ 5 साल के लिए होगा और किसानों की मांग हमेशा के लिए है। स्वामीनाथन आयोग का जिक्र बार बार होता है, उस आयोग के तहत मांग की जा रही है कि हमें एमएसपी पर गारंटी कानून चाहिए और अगर कानून नहीं बनता है तो ऐसे में किसान अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और 21 तारीख निर्धारित की है दिल्ली चलो मार्च के लिए, और इस दौरान तमाम जो बॉर्डर्स है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर्स को, गाजीपुर बॉर्डर हो, बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। और अब क्योंकि चुनाव भी नजदीक है तो ऐसे में सरकार के लिए भी प्रॉब्लम है। अब समाधान बीच का रास्ता क्या निकलेगा वो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके लिए बीच का रास्ता ही निकालना पड़ेगा। एमएसपी कानून सरकार नहीं बना सकती किसी भी चीज के। 21 फरवरी को दिल्ली
कुछ होने वाला है। हाँ। अगर सरकार नहीं मानती तो क्या किसान हंगामा कर सकते हैं पहले की तरह 2020? बिल्कुल, देखिए किसान, देखिए यहाँ पे ना दो बात समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, किसान की दो तरह की है। ये कर एक किसान वो जो पंजाब हरियाणा से आ रहे हैं, जो काफी ज्यादा उग्र हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं पगड़ी वाले किसान। देखिए कहा यह भी जा रहा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वास्तविक में वो केवल माहौल बना रहे हैं। चाहे हम राकेश टिकैत की ही बात कर ले या फिर तमाम किसान संगठनों की बात कर ले, VTU की बात कर ले, इन लोगों की ओर से सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है। सरकार पर प्रेशर चुनाव से पहले बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए कई प्रतिनिधि ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि अगर ठीक है, अगर कमेटी का गठन नहीं हुआ, आरोप लगाने से प्रदर्शन करना था, तो 18 महीने का गैप क्यों, 18 महीने इंतजार क्यों किया? इससे पहले भी किया जा सकता था। लेकिन इलेक्शन मार्च में, उससे पहले फरवरी का ये महीना भी अब खत्म होने को है, और ऐसे में किसानों का आंदोलन कहीं ना कहीं देखिए चुनाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि किसान सबसे बड़ा वर्ग हमारे देश का है, यह हमें मानना होगा। और ऐसे में अभी जो आपका सवाल है कि क्या ये और ज्यादा उग्र हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो मैं कह रही थी कि दो तरह के किसान, एक पगड़ी वाले और एक ग्रामीण किसान। अब आप ये समझिए कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो वाकई मजबूर किसान हैं, जो वाकई चाहते हैं कि उनकी फसल बिके, जो वाकई खेती करना चाहते हैं, और सिर्फ खेती ही एकमात्र साधन है उनकी कमाई का, घर चलाने का, परिवार चलाने का। आपने इससे पहले भी देखा होगा 2020 में भी जो ग्रामीण किसान थे, उनका इतना सहयोग तमाम किसानों को नहीं मिल पाया था, क्योंकि उनके पास समय, आप कह लीजिए, जाया करने के लिए नहीं है कि वो सालों साल बॉर्डर पे बैठे रहे और साल भर जो प्रदर्शन है वो चला भी था, आंदोलन चला भी था। तो ऐसे में जो नुकसान है कहीं ना कहीं ग्रामीण किसानों को भी झेलना पड़ रहा है। मैम 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, तो अगर सरकार किसानों की सभी मांगों को पूरा करती है तो क्या चुनाव में फायदा नहीं होगा? अगर मान लेती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे लिए कोई धर्म कोई जात नहीं है, सिर्फ 4 वर्ग है, और यही हमारे निर्धारण में। पहली महिला, तीसरा किसान, तीसरा जो आज के युवा वर्ग, और चौथा जो कि सबसे पहले नंबर पे उन्होंने गिना था, गरीब। इन 4 वर्गों का विकास यानी राष्ट्र का निर्माण। और आपने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना भी होगा, वो कहते हैं कि हम जल्द ही देश को तीसरी अर्थव्यवस्था में ला कर आएंगे। 2047 तक का विजन जो है वो बीजेपी लेकर चलती है। लेकिन जैसा कि आपने चुनावी एजेंडे की बात की, आप सोचिए किसान का वर्ग अगर 100% में से हम लेके चले तो शायद अगर 40% है, लेकिन फिर भी 40% के बाद जो हमारे पास 60% बचता है, उसमें 40% हमारे पास आम लोगों की है, और 40 के बाद जो हमारे पास 20% और बचा, उसमें युवा और महिलाएं। तो अगर किसानों की सारी मांग मान ली जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो आम जनता तो वोट करेगी नहीं। आम जनता पे तो सीधा सीधा प्रभाव है। आम जनता तो साफ कहेगी भाई महंगाई बढ़ जाए, हम कौन लेके आए। हाँ, किसानों का अकेला वोट लेके सरकार नहीं बन सकती, ये बात तय है। लेकिन हाँ, किसानों को समझाया जा सकता है। ये हम नहीं कह सकते कि किसान जो है छोड़ने वाला हिस्सा है, उन्हें छोड़ना तो बिल्कुल सरकार भी नहीं चाहेगी। और शायद इसीलिए 4 दौर की बैठक जो अब तक हो चुकी है, लेकिन चौथी बैठक भी बिल्कुल आप कह लीजिए कि बेकार रही, उसका कोई नतीजा निकला नहीं। अगर MSP बढ़ा तो देश का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए, MSP बढ़ेगा तो सीधा आप ये समझिए, एक खाली किसान को फायदा पहुंचाने के लिए तो ये देश के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर ठीक है, किसान कह रहे हैं कि हम मेहनत करते हैं दिन रात, हम कई बार बारिश की वजह से, कई बार मौसम की मांग की वजह से हमें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ जाती है, लेकिन क्या किसानों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में जो आम लोग हैं, चलिए ठीक है, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मुझे लगता है कि जिनकी अच्छी नौकरी है वो फिर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन उनसे निचले स्तर के लोगों का क्या? जो सबसे बड़ी बात, गरीबों का विकास की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनका विकास कैसे होगा? तो जब लाजमी सी बात है किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए महंगाई बढ़ेगी तो बाकी वर्गों पर फर्क पड़ेगा। बाकी वर्गों पर अगर फर्क पड़ेगा तो मान लीजिए अगर प्याज ही है या फिर कोई भी चीज ऐसी है जो किसान की तरफ से दी जा रही है, चाहे धान हो, गेहूं हो, आटा हो, चावल हो, सब पे GST लगता है, तभी चीजें महंगी हो जाएंगी, लोग खरीदेंगे नहीं। लोग नहीं खरीदेंगे तो GST के जरिए टैक्स सरकार तक पहुंचेगा नहीं। जब सरकार तक टैक्स पहुंचेगा नहीं तो देश का तो नुकसान हो उसमें। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।